हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। मतलब कि ये जो चैप्टर है हमारा पूरा बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में पहले हम पता लगाएंगे कि वो क्या है, वो कैसे वर्क करता है, किस टेम्परेचर पर उसमें कैसे करंट फ्लो होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फिर उस पर से हम कैसी कैसी डिवाइसेस बनाते हैं, कैसी सर्किट्स बनाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको इंटरेस्ट उसमें आता जाएगा। और एक बात हमेशा आप ध्यान में रखना कि पूरा चैप्टर ऐसे लिंक में होता है कि स्टार्टिंग में जो बात बताई है वो सेकंड जो लेक्चर आएगा उसमें आपको दिमाग में रखनी होती है, तो ही आपको सेकंड जो पार्ट है वो समझ में आएगा। एक बात बोल दी फिर उसे भूल जाना, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। तो पहले तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने जो थर्ड चैप्टर जो पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, और ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था कि जो हमारे पास अगर कोई मेटल है और उसके दो जो पॉइंट्स है उस पर अगर हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं उस हिसाब से उसमें से जो करंट फ्लो होता है वो चेंज होता है। और दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो कैसा रिलेशन था? लीनियर, है ना। V इज़ प्रपोर्शनल टू I। और हम जब उसका जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो भी हमें कैसे मिलता है? लीनियर ग्राफ हमें मिलता है दोनों के बीच का। लेकिन उसमें आपने लिमिटेशंस भी पढ़ी होंगी। ओम्स लॉ की लिमिटेशंस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि मोस्टली जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अगर हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पर वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पर हमें V और I का बीच का जो रिलेशन है वो V इज़ प्रपोर्शनल टू I, वहाँ पर जो है वो अप्लाई नहीं होता। ये उसकी लिमिटेशन है। तो मतलब कि ये जो सेमीकंडक्टर है उसमें वो रूल फॉलो नहीं होता, वो लॉ फॉलो नहीं होता, ओम्स लॉ। ओके, दैट मीन्स वो नॉन ओमिक जो बोलते हैं डिवाइसेस, ऐसे हम उसे बोल सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा पूरा, उस पर से हमने जो है उसका बेनिफिट लिया है कि वहाँ पर ओम्स लॉ जो है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर जो हमें वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन मिलता है उसे हम कैसे यूज़ करके उसकी अलग अलग डिवाइसेस बना सकते हैं। तो पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ये जो पूरा जो चैप्टर है वो उसी पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो पूरी मैं बात आपको बता रही हूँ वो दिमाग में कैसे आई, आप पहले सोचिए। शुरुआत में अगर हम बात करें तो पहले क्या करते थे, हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। किसी भी डिवाइसेस को बनानी है तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो होती थी उसमें नॉर्मली 2 इलेक्ट्रोड्स होते थे, एनोड एंड कैथोड। फिर हमने ट्रायोड भी यूज़ किया। ट्रायोड जो होता है उसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो टेट्रोड और पेंटोड, मतलब उसमें 4 और 5 इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो यूज़ हम करते हैं। तो उसे जो हम अगर हम बात करें कि जिसमें जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं उसे हम वैक्यूम ट्यूब और वैक्यूम वाल्व भी बोलते हैं उसे। तो उसमें क्या होता है कि जब हम उसमें से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में अगर हम लगाते हैं तो उसमें जो कैथोड होता है वो कैथोड गर्म होता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और जो वैक्यूम होता है उसमें से वो ट्रैवल करते हैं और फिर एनोड तक पहुंचते हैं। ठीक है, और ऐसे हम उसमें ऐसा हमने पढ़ा भी हुआ है। आपने शायद ड्यूअल नेचर पढ़ा होगा, तो ड्यूअल नेचर का जो चैप्टर है उसमें भी हमने वो चीज़ पढ़ी हुई है कि कैथोड जो है वो कैथोड गर्म होके उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है और वो इलेक्ट्रॉन एनोड पर जाते हैं और हमें करंट मिलता है। तो देखिए उसमें जो है हम जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम अलग अलग लाइट उस पर डालते हैं, है ना। फिर ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे और वो सब चीज़ हम डिसाइड करते थे। ठीक है, लेकिन जब हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एक बात तो समझ में आ गई कि कैथोड एनोड के बीच में जो है वो पूरा वैक्यूम होता है। क्यों वैक्यूम होता है? एयर क्यों नहीं है उसमें? क्योंकि अगर जो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रैवल कर रहा है, अगर जो एयर के मॉलिक्यूल है वो वहाँ पे होंगे तो उनके साथ उनका कोलिजन होगा और उनकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कम हो जाएगी। इसलिए पूरी जो हम डिवाइसेस जो बनाते हैं उसमें
उसमें पूरा क्या रखते हैं, वैक्यूम। लेकिन जब हम ऐसी वैक्यूम ट्यूब यूज़ करके फिर कुछ किसी भी डिवाइसेस को बनाते हैं तो वो बहुत ही बल्की हो जाती हैं, ठीक है, और वो बहुत ही हाई पावर जो है वो कंज्यूम करती हैं, हाई वोल्टेज पर काम करती हैं, उसकी रिलायबिलिटी भी बहुत ही कम है और वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हमें फिर ऐसी कुछ चीज़ें बनाने की ज़रूरत पड़ी जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकें मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स उस किसी भी डिवाइसेस के लिए करंट फ्लो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे उनका वो मोशन होगा, सब हमें कंट्रोल करना है। तो ऐसी डिवाइसेस हम सेमीकंडक्टर यूज़ करके बना सकते हैं। शायद आपको ये भी पता होगा कि पहले जो है हम कैथोड रे ट्यूब, हमारी जो टीवी जो होती है उसमें जो यूज़ करते थे कैथोड रे ट्यूब, और उसमें वही चीज़ करते थे कि वैक्यूम ट्यूब के जो प्रिंसिपल है उस पर ही वो काम करता था कि कैथोड गर्म होता था और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता था और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड पर जाते थे और ऐसे करंट फ्लो होता था। लेकिन अब आपको पता है हम लोग एलसीडी का यूज़ करते हैं, है ना, वो इसलिए कि उसमें जो है वो बहुत ही पावर जो कंजप्शन है वो कम होता है, ओके, और बहुत ही जो रिलायबल है वो डिवाइसेस बहुत ही रिलायबल है और लॉन्ग टर्म तक वो चलती है। तो इस चैप्टर में ऐसी सेमीकंडक्टर से बनने वाली कुछ डिवाइसेस के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने एक चीज़ बोली आपको कि वैक्यूम ट्यूब में क्या था, कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन जब मूव करते थे तो वो पूरे वैक्यूम में से मूव करते थे। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में ऐसे कुछ अलग से बाहर से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, वो उसके अंदर ही मूव करेंगे, तो वो उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी, ओके। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रख के हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर स्टार्ट करें सेमीकंडक्टर के बारे में, उससे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। वो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के हिसाब से हम उसे 3 चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ओके। मैंने यहाँ पर जो है उनकी जो कंडक्टिविटी है और रेजिस्टिविटी है दोनों के जो वैल्यूज़ हैं अप्रोक्सीमेटली वो आपको दिखाई है इसमें। तो रेजिस्टिविटी जो है मेटल्स की वो बहुत ही कम होती है ना, लो रेजिस्टिविटी और एंड हाई कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी उसकी अप्रोक्सीमेटली होती है 10⁻² to 10⁻8 ओम मीटर, एंड कंडक्टिविटी क्या है उससे उल्टा। आपको पता है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, उल्टा है पूरा, है ना उसका। तो मतलब ये हुआ कि रेजिस्टिविटी जितनी होगी उससे उल्टा हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, है ना, मतलब कि कंडक्टिविटी। और उसका जो यूनिट है वो यूनिट भी ऐसे हो जाएगा 1/ओम × मीटर, मतलब कि जो कंडक्टिविटी होगी उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ये मीटर ऊपर जाएगा, मतलब मीटर इन्वर्स हो जाएगा, और 1/ओम है तो उसका उल्टा उसे हम मो बोलते हैं, MHO, मो भी बोल सकते हैं, और ये साइंटिस्ट के नाम पर से उसे साइमन भी बोलते हैं। तो इसका जो है वो यूनिट हो गया साइमन मीटर इनवर्स, ओके। तो ये बात थी मेटल्स के लिए। सेमीकंडक्टर जो है उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो मेटल्स से ज़्यादा है और कंडक्टिविटी कैसी है, मेटल्स से कम है। देखिए इसे रेजिस्टिविटी कितनी है, 10⁻5 to 10⁻6 +6 ओम × मीटर, और कंडक्टिविटी कितनी है 10⁻5 to 10⁻6 साइमन मीटर इनवर्स, ओके। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इंसुलेटर जो है उसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई है और कंडक्टिविटी बहुत ही कम, बहुत ही लो है, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम उसे 0 भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उसकी जो है वो रेजिस्टिविटी आप देखिए कितनी बड़ी है, 10⁻11 to 10⁻9 ओम मीटर, और कंडक्टिविटी 10⁻11 to 10⁻19 साइमन मीटर इनवर्स, बहुत ही इतनी कम है। अगर हम बात करने वाले हैं पूरा जो चैप्टर हमारा सेमीकंडक्टर, ये तो हमने सिर्फ जो है ये तो तीनों के बीच में और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये जो पूरी बात आपको बताई है वो सिर्फ
कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी पर से ही उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। अगर हम बात करें पूरे सेमीकंडक्टर्स के लिए तो उनको हम दो चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, ये बहुत ही बेसिक है, वो कौन है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आप ये खास याद रखना, सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। और जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है उनमें फिर उनके 3 एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो इनऑर्गेनिक जो है वो है कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, ओके। और ऑर्गेनिक जो होते हैं वो है एंथ्रासिन और डॉप्ड थाइलोसाइनाइन, ओके, ये उनके एग्जाम्पल है। और पॉलीमर्स जो है उनके एग्जाम्पल्स है पॉलीपाइरॉल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन एक्सेट्रा, ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल है। पूरा जो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें ज़्यादातर जो बात करेंगे वो हम लेंगे जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स से बनने वाली डिवाइसेस, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनने वाली डिवाइसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो खास करके इनऑर्गेनिक जो है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, मतलब कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, उनसे भी कुछ जो हम डिवाइसेस बनाते हैं उनके बारे में खास पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें थी कि हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसमें जो चेंज करते हैं और फिर क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में 1 बाय 1 बातें करते जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी जो थी वो मैंने इन जो क्लासिफिकेशन था वो आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको बोला कि पूरा जो चैप्टर है वो हम सेमीकंडक्टर्स के लिए पढ़ने वाले हैं। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके लिए अगर हम बात करें उससे पहले आपको कुछ थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने एटम्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, एटम्स चैप्टर जो है यहाँ पर पहले जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं आपको एनर्जी बैंड डायग्राम और मतलब कि एनर्जी बैंड के बारे में बताना चाहती हूँ। शायद आपने केमिस्ट्री में भी थोड़ा पढ़ा हुआ है इसके बारे में, ओके। तो ये एनर्जी बैंड्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आप सोचिए, अगर हम ऐसे बात करें कि हमारे पास कोई एटम है, आपने एटम्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हुए, अगर ऑर्बिट चेंज करेंगे तो उनकी जो एनर्जी होगी वो भी चेंज होगी। आपको पता है कि कोई इलेक्ट्रॉन कोई nth ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी जो, अगर हम हाइड्रोजन के लिए लिखें तो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लेते हैं, मतलब कि n चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी चेंज होगी। ये जो एनर्जी बात करते हैं वो पर्टिकुलर किसके लिए बात कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारे पास सपोज एक एटम ही है, एक ही एटम है हमारे पास, आइसोलेटेड है, तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्रिस्टल है, अगर क्रिस्टल है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा। सपोज मैं ऐसे बोलूँ आपको कि पूरा जो है वो मुझे लेटाइस बनाना है, तो मतलब कि लेटाइस पर मैंने ऐसे एटम्स रखे हुए हैं, तो क्या होगा, एक एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे होंगे, दूसरा एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे होंगे, तो ये दोनों नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, तो उनकी जो एनर्जी होगी वो अलग होगी। किनसे वो अलग होगी, तो ये जो कोई एटम आइसोलेटेड था और तब उसका जो इलेक्ट्रॉन था उसकी जो एनर्जी होती उससे इनकी जो एनर्जी होगी वो अलग होगी। अगर हम बात करें किसी भी क्रिस्टल के लिए, तो क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप देख लीजिए तो वो इलेक्ट्रॉन के आसपास और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनकी जो एक इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होगी और उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसकी एनर्जी अलग होगी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स से, ओके। मतलब कि हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है। तो हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो एनर्जी है उसे हम ऐसे दिखाएंगे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी ऐसे हम दिखाएंगे, मतलब
ऐसी लाइन से दिखाते हैं और इसे जो है वो हम एनर्जी बैंड्स बोलते हैं। तो जो एनर्जी बैंड्स है उसमें वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है और बीच में फोरबिडन गैप होता है। तो पहले मैं ये आपको समझाना चाहती हूँ कि किसे वैलेंस बैंड बोलेंगे, किसे कंडक्शन बैंड बोलेंगे। शायद मैंने बोला आपको कि आपने केमिस्ट्री में ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए कि एक चीज़ आप ऐसे बोल सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आप एक चीज़ दिमाग में रख सकते हैं कि जिस मतलब बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसे हम वैलेंस बैंड बोल सकते हैं। यहाँ पर हम पहले बात कर रहे हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स के लिए, मतलब सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए। सिलिकॉन जो है उसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो है 14, ओके, और जर्मेनियम का क्या है 32। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, सिलिकॉन की अगर मैं बोलूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, मतलब कि इसकी जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट हुई वो n=3 होगी और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम जर्मेनियम की बात करें और उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आप लिख सकते हैं, तो उसकी जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगी वो n=4 होगी और आप चेक करिए उसमें भी 4 जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसका मतलब हुआ कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो उन्हें हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं, ओके। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। मुझे क्या करना है, ये जो है एक ही सिलिकॉन के लिए मैंने लिखा है, मुझे ऐसे n सिलिकॉन लेने हैं। कितने लेने हैं, n सिलिकॉन्स लेने हैं एटम्स, और सबको एक दूसरे के साथ जो है वो जोड़ना है। तो आपको पता है कि किसी भी सिलिकॉन को दूसरी किसी के साथ भी अगर जोड़ना है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ पता होगी कि यहाँ पर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, वो ऐसे रख सकते हैं हम। और 3p में क्या होता है, 3px होती है, 3py एंड 3pz, तो मतलब कि उन दोनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि s और p दोनों की जो एनर्जी है वो सेम नहीं है। अगर एनर्जी सेम नहीं है तो एक सिलिकॉन किसी और के साथ, किसी भी और एटम के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, वो नहीं जुड़ सकता। तो उसे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 3pz में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक s और 3p, मतलब तीनों मिलके क्या बनाएंगे, चारों मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ओके। तो ऐसे जो सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन वो किसी और सिलिकॉन के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि एक सिलिकॉन है तो वो क्या होगा, और पूरे 4 सिलिकॉन के साथ, क्योंकि एक s और 3p मतलब टोटल 4 जो है 4 कनेक्ट कर सकते हैं। एक सिलिकॉन है वो क्या करेगा, अपने पास जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा, दूसरा इसे देगा, ये तीसरा इसे देगा और चौथा इसे देगा। तो ये चीज जो सिलिकॉन है और 4 सिलिकॉन के साथ ऐसे जुड़ सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसे ऐसे कनेक्ट करें तो ये सिलिकॉन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो भी अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक यहाँ देगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ देगा। तो ऐसे जो है वो एक दूसरे के साथ वो सब जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी जो मैंने आपको बात बताई वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर बात है, 0 केल्विन टेम्परेचर, है ना। तो तब जो सिलिकॉन है वो सिलिकॉन के पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो पूरे कहाँ चले गए, वो ये जो बॉन्ड था वो बॉन्ड बनाने के लिए चले गए। मतलब कि उसके पास जो है एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, मतलब कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो सकता। अगर करंट फ्लो नहीं हो सकता तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं वो सेमीकंडक्टर है, लेकिन वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर एज ए इंसुलेटर वो बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए, ठीक है।
अब यही चीज़ मुझे जो बतानी है वो पूरी एनर्जी बैंड के हिसाब से आपको बतानी है, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज़ आपको बताऊं तो देखिए, मुझे क्या करना है, एक सिलिकॉन नहीं लेना है, मुझे n सिलिकॉन लेने हैं, ठीक है, और उनको एक दूसरे के साथ जोड़ना है। ओके, तो पहले आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास सिलिकॉन्स हैं लेकिन उसके जो एटम्स हैं पूरे एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर है, अभी वो पूरे जो है वो मिलके जो है वो मतलब कनेक्ट एक दूसरे के साथ नहीं हुए, तब अगर हम बात करें तो उनके बीच का अगर जो डिस्टेंस है वो अगर हम बोले इनफाइनाइट है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, आपको ये पता है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं और P में 6 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें रह सकते हैं उतनी उसकी वैलेंस स्टेट मिलती है, उतनी उसकी क्या मिलती है, एनर्जी स्टेट मिलते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो एक सिलिकॉन के लिए 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एक पर सिलिकॉन। ओके, तो अगर हमारे पास n सिलिकॉन एटम्स है तो टोटल कितने उसके लिए स्टेट्स बन सकते हैं, 2n। ओके, उतने उसके पास जो है वो एनर्जी जो लेवल्स है उतने बनेंगे, कितने बनेंगे, 2n। ओके, 3s के लिए। और अगर हम बात करें 3p की तो उसके लिए कैसे बोल सकते हैं कि एक सिलिकॉन की जो 3p जो ऑर्बिट है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो n के लिए कितने उसमें रह सकते हैं, 6n, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं अगर आप सिलिकॉन की बात करें तो वो एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तब 3s और 3p की एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो उसके पास टोटल जो है वो 2n लेवल्स होंगे, एनर्जी लेवल्स, और इसके पास कितने होंगे, 6n, और वो होंगे लेकिन एक दूसरे पर ऐसे उनका ओवरलैपिंग हो जाएगा। किस डिस्टेंस के लिए बात कर रही हूँ मैं, कि जब सिलिकॉन एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तब की ये जो बात है वो है। अब हमें उनको एक दूसरे के साथ जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, उनको थोड़ा नज़दीक लाएंगे। अगर हम सिलिकॉन को थोड़ा नज़दीक लाते हैं तो हमें पता है कि उसमें क्या हो जाता है कि पर अगर हम बात करें तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन और s और p जो दोनों हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं है। एनर्जी सेम नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा कि ये जो है हमें टोटल जो है वो 2n लेवल्स मिलेंगे और यहाँ पर जो है टोटल 6n लेवल्स मिलेंगे, लेकिन ये दोनों की एनर्जी सेम नहीं है, मतलब कि दोनों के बीच में कुछ एनर्जी गैप है। किन दोनों के बीच में, S और P के बीच में। ओके, अगर हमें फिर से मैं बोलूं कि उनको कनेक्ट करना है तो अभी मैंने आपको बताया कि S का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 3pz में, और क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और तब जो सिलिकॉन है वो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे के साथ और वो जुड़ सकते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि S और P की जो एनर्जी है वो सेम हो गई, तो मतलब उनके बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं रहेगा। अगर एनर्जी गैप नहीं है तो ये पूरे टोटल जो है वो कितने लेवल्स हो गए, 8n हो गए, और बीच में मैंने कोई भी एनर्जी गैप नहीं बताया। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी S और P की एनर्जी कैसी हो गई है, सेम। ये कब की बात है, जब वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तब की ये बात है। क्लियर? ओके, लेकिन ये 8n लेवल्स हैं, लेकिन हमारे सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, 2s में और 2p में, मतलब टोटल 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पर सिलिकॉन, मतलब एक सिलिकॉन एटम के पास। अगर एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n सिलिकॉन के पास कितने हो जाएंगे, 4n। तो ऐसा होगा कि 8n जो है लेवल्स, उसमें से टोटल जो है वो 4n में हर एक में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे भरते जाएंगे हम, तो 4n लेवल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी के 4n जो है वो खाली रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस जो लेवल है उसमें हमने भर दिए, उसे जो बैंड बना उसे हम बोल सकते हैं वैलेंस बैंड। मतलब ये जो बैंड बना उसे हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड किसे बोला हमने, जिसमें वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो बैंड पूरा। ओके, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर वो बैंड पूरा भरा हुआ है, आप देख सकते हैं।
और ये जो पूरा जो बैंड है वैलेंस बैंड, उसके ऊपर जो फोरेन जो लेवल्स हैं उसका जो बैंड बना उसे हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। और दोनों के बीच में जो है वो है एनर्जी गैप और बोल सकते हैं फोरबिडन गैप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो ये गैप पार करनी पड़ेगी, उसे क्रॉस करना पड़ेगा। अगर वो क्रॉस करेगा तो ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है, और वो अगर कंडक्शन बैंड में जाएगा तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके वजह से करंट फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा। आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट फ्लो होता है, तो ऐसे करंट फ्लो होता है। देखिए मैंने अभी आपको जो चीज़ बताई थी थोड़ी देर पहले, ऐसे मैंने वो कोवेलेंट बॉन्ड में पूरा ड्रॉ करके बताया था, सिलिकॉन सिलिकॉन को एक दूसरे के साथ जोड़ के, वही चीज़ ये है। लेकिन मतलब चीज़ वही है, सिर्फ हमने लैंग्वेज चेंज की है। क्या लैंग्वेज चेंज की? मैंने ये बोला कि पहले ऐसे बोला कि एक सिलिकॉन है, वो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेगा दूसरे सिलिकॉन के साथ वो जुड़ने के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, है ना, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कौन थे? वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स थे? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। तो वही चीज़ हुई यहाँ पर कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो वहाँ पर कहाँ थे? वो बॉन्ड में थे, कोवेलेंट बॉन्ड में। तो वही चीज़ हमने ऐसे बताई है कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्हें हमें कहाँ पे बताना है? उन्हें हमने कहाँ बताया है? वैलेंस बैंड में। ओके, फिर आप बोल सकते हैं कि अगर वो जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो ब्रेक होगा, तो ब्रेक करने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, तो ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड जो होता है उसमें से बाहर निकल सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड में से बाहर निकल गए तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और उसकी वजह से हमें करंट मिलता है, करंट फ्लो होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर बताई कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं और वहाँ पर वो मूव करते हैं और इसकी वजह से करंट फ्लो होता है। ओके, तो ये जो पूरी बात थी वो मैंने, ये जो हमने ड्रॉ किया उसे हम एनर्जी बैंड डायग्राम बोलते हैं। ये मैंने सिलिकॉन के लिए ड्रॉ किया है, ऐसे ही हम जर्मेनियम के लिए भी सेम ही बना सकते हैं, क्योंकि उसकी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका मतलब ये हुआ कि पर अगर हम n एटम्स की बात करते हैं तो उसके 4n इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर कहाँ पर होंगे? तो वैलेंस बैंड में। और बाकी जो 4n का जो बैंड है, जो इसे हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, वो पूरा खाली होगा। ओके, मतलब कि ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर, मतलब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। ओके, तो सेमीकंडक्टर है लेकिन वो बिहेव कैसे करेगा? एज अ इंसुलेटर। ओके, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा, इतना आपको पता चल गया होगा। यही जो पूरी चीज़ है उसे हम बताने वाले हैं अब तीनों के लिए, मेटल्स के लिए, फिर सेमीकंडक्टर के लिए तो आपको मैंने बताया, फिर भी मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, और इंसुलेटर के लिए। तो तीनों के लिए अगर हम बात करें, पहले हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के लिए, और उसके लिए मैं सिलिकॉन की ही बात करती हूँ। तो आपको पता है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर क्या हुआ था? टोटल जो थे वो 4n जो थे, 4n लेवल्स थे, है ना, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4n इलेक्ट्रॉन्स थे, कोवेलेंट बॉन्ड में वो पूरे थे, और एट 0 केल्विन टेम्परेचर वो पूरा बैंड भरा हुआ था। कौन सा बैंड है ये? वैलेंस बैंड। तो उसका जो एनर्जी लेवल है उसे हम EV से दिखा सकते हैं। और उसके ऊपर जो था 4n लेवल्स जो थे, जो कौन सा बैंड बनाते हैं? कंडक्शन बैंड। तो ये जो कंडक्शन बैंड है वो पूरा कैसा है? खाली है। ओके, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, और दोनों के बीच में ये क्या है? एनर्जी गैप। ओके, और फोरबिडन गैप। नॉर्मली जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें जो एनर्जी गैप होता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये हुआ कि ये जो एनर्जी लेवल है वो, ये गैप है वो कम है। तो अगर हम बात करें कि जो सेमीकंडक्टर है उनको अगर हम रूम टेम्परेचर पर भी ले जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिल जाएगी, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, और वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो उसका मतलब होगा कि करंट फ्लो होगा।
तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर कहाँ जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। उनको इतनी एनर्जी तो मिल ही जाती है कि वो ये गैप जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन, उसमें ये जो एनर्जी गैप है वो ऑलमोस्ट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इतनी कम एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी से मिल जाती है और वो उसे क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो उसमें जो एनर्जी गैप है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उससे भी कम है ना। मतलब कि ये बात हुई कि इलेक्ट्रॉन इजीली उसे जो है वो क्रॉस कर सकते हैं और वो उसकी वजह से करंट फ्लो हो सकता है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि सिलिकॉन जो है उसमें जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा है, किससे, जर्मेनियम से। क्यों ऐसा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो बात करें तो सिलिकॉन का 14 है और जर्मेनियम का 32 है। तो जो जर्मेनियम होगा उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे, तो दूर हैं तो वो जो फोर्स से उससे कनेक्ट है वो कम होगा, है ना, कंपेयर टू सिलिकॉन। मतलब कि उनको वहाँ से बाहर निकालना है तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, इसीलिए हम ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे हम बात कर सकते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। और अगर मैं बात करूं कि 0 केल्विन से अगर हम इसे रूम टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, इजीली कंडक्शन बैंड में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खाली जगह पड़ेगी, वहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं और उसकी वजह से जो है वो करंट फ्लो होगा। वो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये जो बात की मैंने वो किसके लिए बात थी, सिलिकॉन के लिए। अगर हम बात करें मतलब सेमीकंडक्टर के लिए, अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में यही चीज़ है कि ये जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम डायमंड के लिए बात करें तो उसमें जो एनर्जी गैप है वो अप्रोक्सीमेटली 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इतनी एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन को रूम टेम्परेचर पर नहीं मिल सकती। ओके, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड नहीं जाएगा तो उसका मतलब कि करंट फ्लो नहीं होगा। तो वहाँ पर इंसुलेटर जो होता है उसमें ऐसे करंट फ्लो नहीं होता, उसका रीज़न ये है। क्लियर? अगर हम तीसरी जो चीज़ है उसकी जो बात करें वो है मेटल्स। तो अगर हम मेटल्स के लिए बात करें तो उसमें ऐसे बोल सकते हैं उसमें एनर्जी गैप बहुत ही कम है, बहुत ही कम, मतलब कि इतना कम कि इजीली इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो है एक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं। कभी कभी तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसमें जो 2 बैंड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दोनों का ओवरलैपिंग हो जाता है, ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे पर, वो उनको हम अलग भी नहीं कर सकते। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ, सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s1 होगी। आपको पता है 3s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम टोटल n एटम्स की बात करें तो n एटम्स के लिए टोटल जो है वो 2n एनर्जी लेवल्स बन सकते हैं 2n, लेकिन इसमें है कितने इलेक्ट्रॉन, 3s ही है पूरा। तो मैंने एक साथ ही बताया है टोटल 2n लेवल्स, और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, एक मतलब पर n एटम कितने हो गए, n, तो n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2n में से n इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी वजह से n लेवल्स भरे हुए हैं और n लेवल्स खाली है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली यहाँ पर मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कुछ एनर्जी गैप नहीं है, तो इजीली इसमें जो है वो हमें करंट मिल सकता है। तो इस पर से भी आप समझ गए होंगे कि सबसे कम एनर्जी गैप किस में होता है, मेटल्स में, उससे ज़्यादा सिलिकॉन में, और सबसे ज़्यादा इंसुलेटर में। इतना ज़्यादा कि आप बोल सकते हैं इसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता। ओके, तो आपको मैंने ये जो पूरी बात बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। पूरी जो चीज़ थी वो हमने तीनों के एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ किए और उस पर से पूरी चीज़ बताई है। ओके, तो ये पूरी बात आप पढ़ लेना, और मैंने सोचा इसमें एग्जाम्पल होगा लेकिन उस पर से कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब और भी चीज़ सीखने वाले हैं, वो पूरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में कैसे करंट फ्लो होता है वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़ते रहना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है।